वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं भौतिकी संबंधित महत्वपूर्ण खोज को डिस्कस करूंगा। जो इंपॉर्टेंट फिजिक्स के इन्वेंशंस हुए दोस्तों उसके बारे में यहाँ पे छोटा लिख रखा है फिजिक्स में, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। उनके वैज्ञानिकों के नाम और उनके कब खोजे गए थे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है वो सब बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिजिक्स सारी हमने कंप्लीट करा दी है, मेरे चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। फिजिक्स लूसेंट की बुक से सारे कंप्लीट करा दिए। इसके अलावा केमिस्ट्री और बायो भी कंप्लीट हो चुका है। ये आखिरी के कुछ टॉपिक रह गए थे तो इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो इसको अपन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अब फिर मैं आपको काम की बताने की कोशिश करूंगा, है ना। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। मेरा नाम क्या है दोस्तों? विक्रम खंडेलकर। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, बाकी और बहुत सारी चीजें भी मैंने पढ़ाया हूं, तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं जो भी आपके लिए जरूरी हो दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो इधर साइड खोज दिया हुआ है, इधर वैज्ञानिक, इधर वर्ष दिया हुआ है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों परमाणु की। तो परमाणु है क्या? तो परमाणु के बारे में तो आपको जानते ही हैं दोस्तों, परमाणु के बारे में पहले से पढ़ते हैं। तो परमाणु की खोज किसने की, ये क्वेश्चन अपने को आएगा। परमाणु की खोज किसने की? तो वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो ब्रिटिश केमिस्ट थे जिसका नाम था जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन को परमाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था डाल्टन ने, है ना। परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था डाल्टन का। परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर आधारित था दोस्तों। तो इसका जो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर आधारित था। निरंतर संरचना के कानून, है ना, निरंतर उसका संरचना कैसी होती है उसके कानून और कई अनुपात में कानूनों को समझने में सफल रहा था और उसने बताया था हमको परमाणु क्या है करके। तो क्वेश्चन पूछेगा परमाणु की खोज किसने की, तो जॉन डाल्टन। लेकिन परमाणु से रिलेटेड अलग अलग अवधारणा और पहले भी कुछ वैज्ञानिकों ने बताए हैं दोस्तों, इसके पहले भी। तो अपने को पता होना कि इसके पहले भी कौन ने बताए थे। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिट्स, है ना। वैज्ञानिक यानी यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिट्स। ये 460 से लेके 370 ईसा पूर्व की पहले की बात है, दोस्तों, है ना। में परमाणु की अवधारणा दी थी इसने। डेमोक्रिट्स ने परमाणु की अवधारणा दी थी और उन्होंने माना था कि सभी चीजें छोटी छोटी अविभाजित टुकड़ों से बनी हुई हैं, है ना। सभी चीजें छोटी छोटी अविभाजित टुकड़ों से बने हुए हैं, इसलिए जिन्होंने परमाणु कहा था दोस्तों उसको भी परमाणु कहा था। तो हम बोल सकते हैं डेमोक्रिट्स ने भी एक बार परमाणु के बारे में बताया था। यूनानी दार्शनिक था ये डेमोक्रिट्स। इसके अलावा अपने भारत में भी बताया गया है ना। तो भारतीय ऋषि कणाद का नाम आप जानते होंगे। तो भारतीय ऋषि कणाद ने परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया था दोस्तों। वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर उन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और कणाद जो है, कणाद ने कब बताया थे? तो कणाद का जन्म 600 ईसा पूर्व गुजरात के द्वारिका के पास प्रभास क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। द्वारिका के पास प्रभास क्षेत्र में हुआ था। तो इसने बताया था अपने को, कणाद ने बताया था कि परमाणु के बारे में थोड़ा सा उसने बताया था कि हर छोटी से यानी हर चीज को तोड़ते आएंगे तो आखिरी में एक ऐसा बनेगा, जैसे चावल के दाने को तोड़ते आएंगे तो आखिरी में एक ऐसा कण बचेगा, है ना, जो परमाणु कहलाएगा। तो ये 3 वैज्ञानिकों के नाम अपने को आते हैं, लेकिन ये वाला परीक्षा के हिसाब से जॉन डाल्टन ये पता होना, है ना, जॉन डाल्टन ये पता होना। तो अब देखते हैं आगे। अगर अब क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, परमाणु संरचना की खोज किसने की, है ना। तो परमाणु संरचना की खोज सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने की थी दोस्तों। तो ये जॉन डाल्टन ने ही बताया था, मॉडल तैयार किया था, यानी ऐसा है करके, है ना। जॉन डाल्टन ने दी थी। उन्होंने 1808 में अपनी प्रकाशित पुस्तक में यहाँ बताया था कि सब परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है ना। जितनी भी चीजें हैं वो सब परमाणुओं से मिलकर बनी हुई हैं। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को पेश किया था दोस्तों।
डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को पेश किया था, जो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निरंतर संरक्षण के कानून पर आधारित था दोस्तों। तो इससे जुड़ी कुछ खास बातें, तो यहाँ पे 2-3 लोगों के नाम आते हैं अलग अलग, क्योंकि एक ही लोग ने नहीं बताया ना दोस्तों कि ये ऐसा था करके। पहले किसी ने काम किया, फिर किसी ने काम किया, फिर किसी ने काम किया, जैसे जैसे उनको जानकारी और सब चीज होती गई तो उस हिसाब से उसकी खोज आविष्कार होते गए दोस्तों, है ना। तो देखो जे थॉमसन का नाम आता है सबसे पहले। जे थॉमसन ने परमाणु संरचना का पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया, उसके बाद जे थॉमसन ने परमाणु संरचना का पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था कि परमाणु एक आवेश और ऋणात्मक आवेश कण से मिलकर बना हुआ है, तो प्लस और माइनस 2 कणों से मिलकर बना हुआ है। ये सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया था हमको। उसके बाद रादरफोर्ड आता है दोस्तों, रादरफोर्ड, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रादरफोर्ड, है ना। तो रादरफोर्ड ने 1911 में सबसे पहले बताया। तो रादरफोर्ड ने 1911 में परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि परमाणु में छोटे ऋणात्मक आवेश वाले न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन सहित चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन होते करके ये रादरफोर्ड ने बताया था। तो हम बोल सकते हैं परमाणु संरचना का सिद्धांत रादरफोर्ड ने दिया था करके, है ना। उसके बाद नील बोर, इसको नील बोहर भी लिखा हुआ है कई जगह, बोहर, नील बोहर, है ना। नील बोहर ने भी परमाणु सिद्धांत के बारे में काम किया और उससे रिलेटेड हमको जानकारी दी। इसलिए परमाणु संरचना का क्वेश्चन आएगा तो नील बोहर और रादरफोर्ड का नाम था पूरा आर्नेस्ट रादरफोर्ड, है ना। तो ये 2 नाम आ सकते हैं, तो अपने को याद रखना है। तो इससे बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है वो याद रखना है। मैंने बताया सबसे पहले किसी ने कुछ बताया, फिर उससे रिलेटेड आगे की खोज हुई, फिर उससे रिलेटेड आगे की खोज हुई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार। अब आपको पूछेगा, देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, अगर क्वेश्चन आता है तो जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, थॉमसन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, याद रखना है, पूछा जाएगा तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज पूछा तो प्रोटॉन की खोज पूछा कभी, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो अर्नेस्ट रादरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। और आपको बोलता है नाभिक की खोज किसने करी, कभी पूछा तो उसके अंदर नाभिक होता है, नाभिक की खोज किसने करी, तो नाभिक की खोज रादरफोर्ड ने ही की थी, नाभिक की खोज रादरफोर्ड ने ही की थी। तो अर्नेस्ट रादरफोर्ड ने 1911 में नाभिक की खोज की थी। तो समझ में आ गया, 3 चीज पता होना अपने को। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, अर्नेस्ट रादरफोर्ड ने। उसके अलावा नाभिक की खोज किसने की, तो अर्नेस्ट रादरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी, ये याद रखना है ना। तो बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये इतना समझ में आएगा क्या। अब देखते हैं अपन इधर गति विषयक का नियम दोस्तों। गति विषयक के नियम के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसको गति का नियम भी कहते हैं। तो गति के नियम की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में, ये लिखा हुआ है 1687 में अपनी किताब, उनकी एक किताब का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था वो किताब का, प्रिंसिपिया, है ना। अपनी किताब प्रिंसिपिया में गति के 3 नियम का प्रतिपादन किया था। गति के 3 नियम का प्रतिपादन इस किताब में किया था। ऐसा ही थोड़ी दे दिए होंगे कहीं कि ऐसा करके कोई किताब में लिखे होंगे ना गति के नियम को, तो यही किताब में बताए थे। तो गति के नियम की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। उन्होंने 1687 में अपनी किताब प्रिंसिपिया में गति के 3 नियम का प्रतिपादन किया था। गति के 3 नियम का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने गति के नियमों को क्या कहा है, तो ये आ सकता है अपने को पता होना, एक्सियोम कहा है, ये पता होना एक्सियोम। न्यूटन ने गति के नियमों को एक्सियोम भी कहा है दोस्तों। तो न्यूटन के 3 गति के नियम है, तीनों नियम पता होना, है ना, तीनों नियम पता होना। पहला नियम क्या कहता है दोस्तों, पहला नियम कहता है जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, है ना, जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में स्थिर या एक समान गति से रहेगी, स्थिर या एक समान गति से रहेगी। इस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। जो पहला वाला है उसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। दूसरा नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम जो है बल द्रव्यमान त्वरण यानी
त्वरण के बराबर होता है, यानी बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम है दोस्तों। तीसरा नियम है हर क्रिया के लिए एक समान और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया करोगे तो हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये तीसरा नियम था उसका, ये तीसरा नियम था। तो इतना समझ में आ गया। तो न्यूटन के गति के सिद्धांत का इस्तेमाल सौर मंडल के सभी पिंडों पर किया जा सकता है। सभी पिंड जो है इन्हीं सिद्धांतों पर काम करते हैं दोस्तों। तो ये पता होना न्यूटन से रिलेटेड जो मैंने काम की जानकारी आपको बताया है ना। ये न्यूटन वही वाला है जिसके सर के ऊपर सेब गिरा था और ग्रेविटेशनल चीज को अपनी ओर खींचती है ना। ये बताया था इसने के तीनों नियम को देखें। जो पहला नियम था वो क्या कहता है, जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक कोई वस्तु एक सीधी रेखा में स्थिर और एक समान गति में रहेगी, है ना। इस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं वो दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं जो प्रथम नियम है उसको गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम, जड़त्व को ही इनर्शिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और पहले नियम से हमको बल की परिभाषा मिलती है, इतना याद रखना है। पहले नियम से हमको किसकी परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। अब न्यूटन का सेकंड नियम की बात करते हैं तो जो दूसरा नियम है वो कहता है बल जो होता है, बल यानी फोर्स जो होता है वो द्रव्यमान यानी कि मास, द्रव्यमान मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, है ना। तो द्रव्यमान मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलेंगे अपन त्वरण। तो जो फोर्स होता है दोस्तों, बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। ये इसका तो ये फार्मूला है दोस्तों, है ना। F इज इक्वल टू सेकंड नियम की बात हो रही है, F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो ये सेकंड नियम है। तो ये बोलता है फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, यानी हिंदी में बोल सकते हैं अपन बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। ये दोस्तों सेकंड वाला है, याद रखना है ना। इसमें बल का व्यंजक किया गया और ये फार्मूला याद रखना है। तृतीय नियम की बात करते हैं। तृतीय नियम तो पढ़ें जिसको अपन क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तीसरा वाला जो है क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो तीनों को याद रखना, मैंने तीनों नियम बता दिया। अब बात करते हैं अपन किसकी, ये हो गया इससे। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिवटा, है ना। रेडियो एक्टिवटा लिखा है यहाँ पे, लेकिन उसका मतलब होता है दोस्तों, उसका मतलब रेडियो एक्टिविटी है। तो इंपॉर्टेंट है, इससे आते हैं क्वेश्चन। तो इसके बारे में सुनिए क्या है ये। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अपने को, है ना। तो आपको बता दूं इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं अपन रेडियो धर्मिता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक जिसका नाम था हेनरी बेकरल, लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, बेकरल। कई जगह बेकवेरल भी लिखा हुआ है ना। और कई जगह लिखा हुआ है दोस्तों बेककेरल ऐसा। तो इंग्लिश में अपने को पता होना, क्या इंग्लिश में ही नाम थे उनके, बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किए गए हैं। तो कुछ बुक ने कुछ छापी है। तो इंग्लिश में है यानी इंग्लिश में नाम है हेनरी BEC, बेकवेरल, है ना। तो हेनरी बेकवेरल ने की थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। रेडियो धर्मिता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकवेरल ने की थी। कब की थी, तो 1896 में की थी। 1896 में की थी, याद रखना है। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया दोस्तों। इस खोज के लिए उन्हें, है ना, उन्हें बेकवेरल को 1903 में, कब, 1903 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये याद रखना है। नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये याद रखना है। अब रेडियम की खोज किसने की, क्वेश्चन आता है दोस्तों। रेडियम की खोज किसने की, तो दोस्तों रेडियम की खोज किसने की, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, रेडियम की खोज जो थी ये मैडम क्यूरी, है ना। मेरी क्यूरी भी बोलते हैं उसको मेरी क्यूरी भी बोलते हैं, मेरी क्यूरी भी बोलते हैं, या मैडम क्यूरी। तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, मैडम क्यूरी। और उसका पति था, इसका नाम था पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी दोस्तों। तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और एक और चीज की खोज की थी दोस्तों, उसका नाम था
पोलोनियम, पोलोनियम है ना, पोलोनियम की खोज भी इसने की थी। रेडियम और पोलोनियम की खोज इसने की थी। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं पोलोनियम काम कैसे पड़ा, नाम कैसे पड़ा। तो जो ये थी क्या नाम, मैडम क्यूरी जो थी वो पोलैंड देश की थी, पोलैंड देश की निवासी रहने वाली थी। तो ये इसका नाम उसके सम्मान में पोलोनियम रख दिया गया। इसका नाम उसके सम्मान में कि वो कहाँ की रहने वाली है, पोलैंड की रहने वाली है, इसलिए उसके सम्मान में पोलोनियम रख दिया गया। तो अपने को पता होना रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की, मैडम क्यूरी ने। तो मैडम क्यूरी के पति पियरे क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने मिलकर रेडियोधर्मिता पर शोध किया दोस्तों। ये जो रेडियोधर्मिता की खोज इसने पहले कर दिया था, ये रेडियोधर्मिता की खोज जो पहले इसने कर दिया था उसमें ही शोध की, और रेडियोधर्मिता की खोज ने कैंसर के इलाज में एक नया रास्ता खोल दिया था। कैंसर के इलाज में एक नया रास्ता खोल दिया था, इतना पता होना। तो इन दोनों को साथ में नोबेल मिला है। तो किन किन को नोबेल कब कब मिला है ये पता होना, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को नोबेल मिला है दोस्तों, है ना। तो इसको दोस्तों क्वेश्चन आता है, मैडम क्यूरी को 2 नोबेल मिले। एक तो फिजिक्स का नोबेल मिला है 1903 में, फिजिक्स का नोबेल। दूसरा केमिस्ट्री का नोबेल भी मिला है 1911 में। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाते रहता है ना। मैडम क्यूरी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी, और इनको 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला ही है करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है ना ये। तो 1903 में फिजिक्स का मिला और 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसके पति को फिजिक्स का नोबेल मिला है, याद रखना है। पियरे क्यूरी को फिजिक्स का नोबेल मिला है ना। और इसको भी फिजिक्स का नोबेल मिला है, किसको, हेनरी बेकरल को, रेडियोधर्मिता की खोज के लिए, है ना। तो उसके लिए मिला था दोस्तों, याद रखना है, इतनी चीज़ें जो मैंने बताया। अब अपन चलते हैं आगे वापस उसी में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं, इसलिए पता होना अपने को दोस्तों, है ना। ट्रिक नहीं बता रहा हूँ मैं आप, लेकिन कुछ काम की जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ये समझ में आ गया, मैडम क्यूरी यानी रेडियोधर्मिता की खोज किसने की पूछेगा, यानी रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, हेनरी बेकरल ने, है ना। और इसका पूछेगा रेडियम का और पोलोनियम का, तो मैडम क्यूरी। और उसके पति ने पूछेगा किसका, तो उसी के साथ करी थी, है ना, खोज करे थे यानी का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम है इसका। तो क्या है ये, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये बताता है। स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये बताता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर इक्वेशन दोस्तों, है ना। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबसे ज़्यादा पॉपुलर इक्वेशन है C यानी E=mc² दोस्तों। C=mc²। सबसे ज़्यादा पॉपुलर इक्वेशन E=mc²। 1905 में अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इस इक्वेशन के मुताबिक मास और एनर्जी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, यानी मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है दोस्तों। E का मतलब यहाँ पे एनर्जी से है, M का मतलब है यहाँ पे मास से, M का मतलब है मास से, और C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट है दोस्तों, है ना। तो हम बोल सकते हैं मास को एनर्जी में बदलना इतना आसान नहीं है दोस्तों, मास को एनर्जी में बदलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए न्यूक्लियर फ्यूजन जो सूर्य में होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन यानी कि जो एटम बम में होता है, इतने तापमान की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया और फिजन की प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है, तो इसको इतना आसान नहीं है इसको बदलना। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, E=mc²। E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास, C का मतलब स्पेस यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो ये इक्वेशन दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, है ना। 1905 में है ये, इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो हम बोल सकते हैं ये वाली काम की चीज़ याद रखना है ना, जो बता दिया मैंने। कहाँ गया, ये है सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में, है
है ना, सापेक्षता का सिद्धांत 1905। नेक्स्ट बात करेंगे अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरक। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरक की बात करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक जो है ये चुंबकीय प्रभाव से विभिन्न यानी चुंबकीय प्रभाव से विद्युत प्रभाव उत्पन्न होने की घटना है। चुंबकीय प्रभाव से विद्युत प्रभाव उत्पन्न होने की घटना है। यह तब होती है जब किसी कुंडली या चालक में कुछ बदलाव होते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलता है, कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान के बदलाव होते रहता है, मान में बदलाव होता है। जब इस घटना के कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरक विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरक कहा जाता है दोस्तों। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरक कहा जाता है। तो हम बोल सकते हैं कब होती करके पूछा कब ये, जब किसी कुंडली अथवा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है। जब किसी कुंडली या चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है। तो जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, ऐसे ये जैसे बन रहा, तो यहाँ पे पूरी कॉइल बनी रहती है, बिल्कुल तांबे की ऐसी गुथी हुई रहती है ना, तो वहाँ पे होती है प्रक्रिया। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक ये माइकल फैराडे ने दिया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने 1831 में की थी। इसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरक का नियम भी कहा जाता है ना, कहा जाता है, याद रखना है। तो ये पूछा जाते रहता है, याद रखना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी, याद रखना है, 1831 में। अब बात करते हैं रमन प्रभाव की। रमन प्रभाव की खोज भारतीय भौतिक वैज्ञानिक है वो, जिनका नाम था सीवी रमन, यानी इनका पूरा नाम था सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने की थी। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को यह खोज की थी दोस्तों। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को यह खोज की थी और इस खोज के लिए उन्हें साल 1930 में भौतिकी का नोबेल दिया गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है ना, तो उनने खोज करी थी इस दिन, इसीलिए। तो रमन प्रभाव क्या है, इतनी जानकारी अपने को होना सबसे पहले। तो रमन प्रभाव प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में बदलाव की घटना है। तरंग दैर्घ्य में बदलाव की घटना है दोस्तों। यह तब होती है जब प्रकाश की किरण किसी रासायनिक यौगिक के यानी पारदर्शी नमूने से होकर गुजरती है। पारदर्शी यानी आर पार दिखने वाले नमूने से होकर गुजरती है। इस दौरान प्रकाश का एक छोटा सा हिस्सा अपने वाली किरण के अलावा दूसरी दिशाओं में निकल जाता है। अपनी वाली किरण के अलावा दूसरी दिशाओं में निकल जाता है। उस बिखरे हुए प्रकाश का ज़्यादातर हिस्सा अपरिवर्तित तरंग दैर्घ्य का होता है। वही छोटा सा हिस्सा ऐसा होता है जिसकी तरंग दैर्घ्य आने वाले प्रकाश से अलग होती है। यही रमन प्रभाव का परिणाम होता है। यही क्या होता है? रमन प्रभाव का परिणाम होता है। रमन प्रभाव की खोज भौतिक वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने की थी। इस प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी का नोबेल मिला था। ये भी याद रखना है, सब परीक्षा के हिसाब से मैंने बता दिया आपको काम का। इसके अलावा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, कभी पूछा जा सकता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण यह भी है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में मौजूद गैसों और कणों से टकराकर बिखर जाता है ना, तो उस प्रक्रिया में नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण नीला प्रकाश छोटे छोटे तरंगों के रूप में चलता है और अन्य रंगों की तुलना में ज़्यादा दिखाई देता है। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है दोस्तों। ये भी हमको उसी से पता चला था, रमन प्रभाव से। ये भी हमको रमन प्रभाव से ही पता चला था। तो समझ में आ गया, काम की जानकारी इतना दे दिया मैंने। तो क्वेश्चन आएगा, रमन प्रभाव की खोज किसने की? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, है ना।
सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने कब की थी? 1928 में की थी। ये याद रखना, कब की थी? 1928 में की थी। ये एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे यानी एक्स किरणों की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज जर्मन भौतिकी यानी जर्मन भौतिक वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था विल्हेन रॉन्टेंजन, है ना? तो हम बोल सकते हैं विल्हेन रॉन्टजन। कई बुकों में ऐसा भी लिखा हुआ है रॉन्टेजन भी लिखा है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं करने का है ना। तो विल्हेम कर्नाड रॉन्टेजन ने 1895 में की थी। ये जो थे, ये रॉन्टेंजन जो थे, ये वुड यानी एर्जबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन किरणों के प्रभाव का अध्ययन करते हुए क्रूक्स ट्यूब से निकलने वाले एक्सरे की खोज की थी। क्विक्स ट्यूब से निकलने वाले एक्सरे की खोज की थी। रॉन्टेंजन ने एक्सरे की विशेषता को पहचानकर उसे वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयोगी बनाया और उसी के नाम पर एक्सरे को रॉन्टेंजन रश्मि भी कहा जाता है। एक्सरे के बारे में कुछ बातें और अगर जानने की अपनी परीक्षा के हिसाब से अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो है एक्सरे एक तरह का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। इसका तरंग दैर्घ्य कितना रहता है? 10 से लेकर 0.01 नैनोमीटर रहता है। ये एक आयनकारी विकिरण है, इसलिए खतरनाक भी है। चिकित्सा के निदान में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। किसके? चिकित्सा के निदान में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्स किरणों या एक्स रे की खोज किसने की? तो एक्स रे की खोज विल्हेम रॉन्टन, या कई बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है रांटजेन ने की थी। याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत है क्या, पहले इसके बारे में अपने को जानकारी होना। क्वांटम सिद्धांत भौतिकी का वह सिद्धांत है जिसके जरिए परमाणु और उससे भी छोटे पैमाने पर होने वाली घटनाओं की व्याख्या की जाती है। क्वांटम सिद्धांत के बारे में जैसे कि हम बोल सकते हैं, क्वांटम सिद्धांत के मुताबिक ऊर्जा एवं पदार्थ कुछ स्थितियों में तरंगों के गुणधर्म और कुछ स्थितियों में कणों के गुणधर्म दिखाता है। क्वांटम सिद्धांत के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। कैसे वाले एग्जाम्पल? जो प्रकाश, देखो तीन है उसके एग्जाम्पल। एक तो है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुताबिक प्रकाश ऊर्जा के बंडलों में यात्रा करता है। प्रकाश जो है ऊर्जा के बंडलों में यात्रा करता है, जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं, जो बंडल में यात्रा करते हैं जिन्हें करता है प्रकाश, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। दूसरा सिद्धांत है क्वांटम अनिश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुताबिक एक कण एक निश्चित समय में वैक्यूम से ऊर्जा उधार ले सकता है। और तीसरा सिद्धांत है क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत पॉजिट्रॉन जैसी खोज हुई थी दोस्तों, है ना। क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के तहत पॉजिट्रॉन की खोज हुई थी, जो पहले एंटी मैटर कण था। तो क्वांटम सिद्धांत के बारे में किस किस का नाम आता है? तो क्वांटम सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था पूछा जाएगा। संस्थापक कौन थे? सिद्धांत किसने दिया था? तो नील्स बोहर का नाम आएगा। नील्स बोहर, और ये मैक्स प्लैंक, कई जगह ऐसा लिखा हुआ है प्लैंक, है ना, मैक्स प्लैंक। तो नील बोहर और मैक्स प्लैंक को क्वांटम सिद्धांत के दो संस्थापक पिता माना जाता है। दो संस्थापक पिता है इसके, एक का नाम है नील बोहर और क्या नाम बताया मैंने? मैक्स प्लैंक इसके संस्थापक पिता माना जाता है। इसके अलावा क्वांटम सिद्धांत के तीसरे पिता कहे जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्वांटम सिद्धांत का तीसरा संस्थापक माना जाता है। तीन नाम समझ में आ गया। एक का नाम था क्या? नील बोहर, दूसरे का नाम था मैक्स प्लैंक और तीसरे का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्वांटम सिद्धांत का तीसरा पिता यानी तीसरा संस्थापक माना जाता है। क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की पूछेगा तो नाम इसका आएगा अपने को मैक्स प्लांक या मैक्स प्लैंक लिखा है कई बुकों में। 1900 में किए थे दोस्तों, याद रखना है। अब बात करते हैं अपन तीसरा, जिसका नाम है प्रकाश विद्युतीय प्रभाव। तीसरा क्या है?
नहीं ये नहीं है, हाँ ये प्रकाश विद्युतीय प्रभाव। तो क्या है ये प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, ये जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी खोज की थी 1905 में। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी खोज की थी 1905 में। इसने की, तो इसके पहले भी किसी ने कर चुका है दोस्तों। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जर्मन वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज, है ना, जो हर्ट्ज है, हर्ट्ज ने की थी। इनने 1887 में इसकी खोज की थी। उन्होंने रेडियो तरंग पर काम करते समय इसकी खोज की थी। रेडियो तरंग पर काम करते समय इनने खोज की थी। तो अगर अपने क्वेश्चन आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो वो की थी हर्ट्ज ने, याद रखना है, हर्ट्ज ने की थी। 1887 में उन्होंने रेडियो तरंग पर काम करते समय इसकी खोज की थी। फिर बाद में उसको और डिटेल में किसने बताया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी और आइंस्टाइन ने बताया था प्रकाश में ऊर्जा के असतत पैकेट होते हैं। यानी असतत पैकेट होते हैं, ना कि निरंतर तरंगे होती है, ना कि निरंतर तरंगे होते हैं। उन्होंने बताया था कि एक पैकेट के रूप में होता है करके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। तो उसकी व्याख्या करी थी दोस्तों, तो याद रखना है 1905 में, है ना, 1905 में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद विद्युत आकर्षण का नियम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसने खोजा था विद्युत आकर्षण का नियम। तो ये क्या है, विद्युत आकर्षण का नियम जो होता है, ये विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले स्थित विद्युत बल के बारे में नियम है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, जिसे कूलाम का नियम बोलते हैं दोस्तों। कूलाम का नियम कहते हैं। 18वीं शताब्दी में दिया था इन्होंने, यानी कि 1779 में यह नियम दिया था दोस्तों। यह नियम विद्युत चुंबक तत्व यानी चुंबकत्व के सिद्धांत के विकास का आधार बना और बताया हमने। तो इस नियम के मुताबिक, इसको समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, इस नियम के मुताबिक दो स्थिर बिंदुओं के आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो बिंदु है, कहाँ गया, दो बिंदु है, मान लो एक ये और एक ये। तो इस दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल, तो देखो इसको अपन मान लो Q1, इसको अपन मान लो Q2 दोस्तों। इसके बीच में दूरी हो गई R, है ना, R। तो इसके अंदर जो R है दोस्तों, यहाँ पे जो बल लग रहा है वो आकर्षण बल भी हो सकता है, या प्रति आकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण बल भी होता है या प्रति आकर्षण बल भी हो सकता है। और ये Q1 और Q2 क्या है, परिणाम है दोस्तों। तो Q1 और Q2 क्या है, परिणाम है। तो इसका फार्मूला ऐसा बन के आता है, ये Q1 अपान Q2 अपान R का स्क्वायर। इसको अगर अपन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा K, ये आ जाएगा Q1 अपान Q2 अपान R स्क्वायर। ये है दोस्तों इसका फार्मूला, याद रखना है। तो मैं बोल के बता देता हूँ बाकी चीजें, है ना। तो बाकी चीजें तो देखो, कूलाम के नियम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस नियम के मुताबिक दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रति आकर्षण बल, दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के क्रमानुपातिक और दूरी के वर्ग के व्युक्रमानुपातिक होते हैं, है ना, होते हैं। जब दो आवेश विपरीत चिन्ह के होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। जब दो आवेश विपरीत चिन्ह के होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। वहीं जब दो आवेश सामान्य होते हैं तो उनके बीच प्रति आकर्षण बल लगता है। कूलाम का बल जो होता है दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा शक्तिशाली होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, कूलाम का नियम यानी विद्युत आकर्षण के नियम की खोज किसने की, कूलाम ने की थी, है ना। ये 1779 में की थी, सन भी याद रखना है। 1779 में की थी, यानी 79 में की थी, सन भी याद रखना है। तो समझ में आ गया जो मैंने बताया। अब बात करते हैं अपन फोटोग्राफी की। तो दोस्तों फोटोग्राफी भी तीन प्रकार की होती थी। सबसे पहले धातु में शुरू हुई, फिर कागज में, फिर फिल्म में, है ना। तो फ्रेंच आविष्कारक फ्रेंच के थे जिनका नाम था जोसेफ निप्से, है ना। बड़ी की मात्रा लगी है, कई जगह छोटी की मात्रा लगी है। तो जोसेफ निप्से तो फ्रेंच आविष्कारक रहे हैं। जोसेफ निप्से ने धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार किया था। धातु पर कहाँ काय में किए थे, धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार किया था। इन्होंने फोटोग्राफिक प्रक्रिया के लिए हेलियोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया था। इस तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने फोटो उत्कीर्णन प्लेट से प्रिंट बनाया था दोस्तों। फोटो उत्कीर्ण प्लेट से प्रिंट बनाया था, है ना। तो जोसेफ निप्से ने 1816 में, कब, 1816 में, यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, देखो अभी नहीं,
हाँ 26 लिखा है। तो सबसे पहले क्या किया था, 1816 की बात है। जोसेफ निप्से ने 1816 में कैमरे का आविष्कार किया था। उन्होंने अपने प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करके 1826 में पहली बार तस्वीर निकाली थी। 1826 में, ये जो 1826 में पहली बार तस्वीर खींची थी, इस तस्वीर में उनके घर से दिखने वाला दृश्य कैद किया था उन्होंने। इस तस्वीर में उनसे दिखने वाला घर का दृश्य कैद किया था। तो अपन बोल सकते हैं इनका नाम आएगा दोस्तों, याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछेगा फोटोग्राफी धातु में किसने खोजी थी? जोसेफ निप्से ने खोजी थी 1826 में, याद रखना है। अब फोटोग्राफी कागज में किसने खोज की थी, ये भी पता होना अपने को। कागज में, तो कागज में दोस्तों, कागज में की थी, उसका नाम था विलियम हेनरी फॉक्स टेलबोट फॉक्स टेलबोट। तो पूरा नाम था विलियम हेनरी, डब्ल्यू से है, विलियम हेनरी फॉक्स टालबोट। कई जगह ऐसा भी लिखा है टेल बोट, लिखा है कई बुकों में, है ना, टेल बोट, टाल बोट। तो इन्होंने की थी, कब की थी? इन्होंने की थी, कब की थी? 1835 में की थी, है ना। तो 1835 में की थी। तो इन्होंने कागज में फोटोग्राफी का आविष्कार किया था, और इस पार से लेके उस पार, यानी बहुत दूर की एक दृश्य की फोटो खींची थी इन्होंने। चैनल के आर पार की दृश्य की फोटो खींची थी। एक चैनल है, मान लो जैसे इंग्लिश चैनल, तो इस तरफ अपन खड़े तो उस तरफ के चैनल की फोटो इन्होंने खींची थी। तो अपन बोल सकते हैं फोटोग्राफी कागज में, उसका आविष्कारक कौन थे? उसके आविष्कारक का नाम था विलियम हेनरी फॉक्स टेलबोट, या टालबोट या टेलबोट, 1835 में। बात करेंगे फोटोग्राफी फिल्म की, बात करते हैं फिल्म में। तो फिल्म वाला फोटोग्राफी का आविष्कार जॉन कार्बट ने किया था। जॉन कार्बट है ना, कार्बट। जॉन कार्बट का नाम वैज्ञानिक थे ये। इनका नाम आता है 1888 में इन्होंने किया था। यह फोटोग्राफी का आविष्कार किया था इन्होंने, है ना। तो दो लोग ने मिलकर किए हैं दोस्तों, ये भी आविष्कार 2 लोग ने मिलकर किए थे, लेकिन जॉन कार्बट का नाम ज़्यादा आता है, जॉन कार्बट। और उसके अलावा एक का नाम था लुइस डागेर ने मिलकर किया था। और इसकी मदद से साल 1926 में दुनिया की पहली तस्वीर ली गई थी। इस तस्वीर का नाम ही रख दिए थे इन्होंने, इस तस्वीर का नाम डागेरोटाइप नाम रख दिए थे फोटोग्राफी का, है ना। तो ये अपने को पता होना। तो ये समझ में आ गया, फिल्म वाली नाम आएगा जॉन कार्बट। तो फोटोग्राफी का आविष्कार हम बोल सकते हैं 19 अगस्त 1839 को हुआ था दोस्तों। 1839 को हुआ था। इसी दिन हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है ना, याद रखना है ये। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, फिर 1880 आता है। 1880 के दशक में क्या नाम था उनका, जॉर्ज ईस्टमैन ने रोल पर फिल्म की शुरुआत की थी। जो रोल आता था ना, पहले रोल आती थी कि नहीं, रोल, है ना, रोल आती थी जो कैमरे के अंदर भरते थे और खींचते थे। तो रोल पर फिल्म की शुरुआत की थी। और शौकिया लोगों के लिए फोटोग्राफी करना बहुत ही आसान हो गया था। जो शौकीन लोग थे उनके लिए फोटोग्राफी करना बहुत ही आसान हो गया था। कैमरा खरीदो, उसमें रोल भरो और फोटोग्राफी करो। उसके बाद क्या होता है, फिर आगे चलकर इसकी और आगे चीजें बढ़ी। तो लूमियर बंधु ने मोशन पिक्चर कैमरे का आविष्कार किया था, है ना। लूमियर बंधुओं ने मोशन पिक्चर कैमरे का आविष्कार किया था। 28 दिसंबर 1895 को पेरिस में ग्रैंड कैफे रेस्टोरेंट में दुनिया का पहला सिनेमा दिखाया गया था। ये याद रखना है। तो ये 3 चीजें याद रखना है। ज़्यादा चीजें मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ थोड़ी जानकारी के लिए, लेकिन अपने को वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं किसने किसकी खोज किया था करके। बात करते हैं अपन विद्युत प्रतिरोध के नियम की, बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। विद्युत प्रतिरोध का नियम दोस्तों, है ना, क्या है इसका नाम, विद्युत प्रतिरोध का नियम। नहीं, विद्युत प्रतिरोध के पहले ये है ना आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, आवर्त सारणी का आविष्कार रूसी वैज्ञानिक थे, एक रूसी रसायनज्ञ थे, जिसका नाम था
दिमित्री मेंडेलीव है ना, मेंडलीव लिखा है यहाँ पे, मेंडेलीव नाम था उसका, मेंडलीव है ना। तो कुछ कुछ बुक में अलग अलग देता है दोस्तों, कारण ये है नाम तो इंग्लिश में थे उनके, है ना, नाम इंग्लिश में थे, लेकिन ट्रांसलेट बुक छपी है हिंदी में, तो ट्रांसलेट होकर जैसा प्रोनाउंसिएशन बना है वैसा छप चुका है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में की थी, 1869 में की थी। तो क्वेश्चन आएगा आवर्त सारणी की सबसे पहले खोज किसने की, तो रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में की थी, 1869 में की थी। लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी अगर बदल जाती है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी हेनरी मोसले ने की थी दोस्तों, है ना। तो हेनरी मोसले ने सभी तत्वों को परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया था। तो हेनरी मोसले ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया था, और आधुनिक आवर्त सारणी विकसित करने का श्रेय इसे ही जाता है, किसको, हेनरी मोसले को जाता है, ये याद रखना है बस। हेनरी मोसले ने को आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कारक माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जो अपन पढ़ते हैं अभी केमिस्ट्री में, उसका माना जाता है हेनरी मोसले को। सबसे पहले मेंडलीव ने बनाया था, फिर बाद में किसने बनाया, हेनरी मोसले ने। तो ये याद रखना है दो नाम। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का नियम, है ना। तो ये जीएस ओम ने 1827 में दिया था, 1827 में दिया था। तो विद्युत प्रतिरोध का नियम बोलते हैं इसको, जिसको ओम का नियम भी बोलते हैं, जिसको ओम का नियम भी बोलते हैं। इसको तो आपने पढ़े ही है ना, जो लोग साइंस वाले हैं तो उनको तो बनता ही है, जो आर्ट वाले हैं उनको नहीं बनता थोड़ा सा, इसलिए। तो विद्युत प्रतिरोध का नियम, जिसे ओम का नियम भी कहते हैं, यह नियम बताता है कि दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज या विभवांतर प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा या बिजली से सीधे अनुपातिक होती है, जो बिजली से सीधे अनुपातिक होती है। इसका सूत्र होता है V = IR, इसका सूत्र होता है V = IR, है ना, V = IR होता है। और ये इक्वल टू को हटाएं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाता है, ये है ना, ये फिर R को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा V/I। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। कभी पूछा गया है तो ये ओम का चिन्ह ऐसा होता है, ओम में मापा जाता है। यह जॉर्ज ओम के नाम पर रखा गया है। इसकी जो मात्रक है उसका नाम, इसका जो मापने का तरीका है वो उसी के नाम पर रखा गया है, जिसको ओम का नियम बोलते हैं। ओम के नाम पर रखा गया है ना, ओम के नाम पर रखा गया है दोस्तों। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं, मैंने बताया विद्युत प्रतिरोध का नियम, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो एक विद्युत परिपथ में विद्युत के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसके प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपातिक होता है, समानुपातिक होता है। तो इसका फार्मूला ये है, V हट जाएगा तो यह जाएगा RI, और ये R इधर चल जाएगा तो V/R, और ये मात्रक ओम है जो वोल्ट/एम्पियर होता है। समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर तापमान और अन्य भौतिक चर स्थिर रहे तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के बिल्कुल समानुपातिक होता है। यानी अगर लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, अगर लंबाई कम होती है तो प्रतिरोध भी कम होगा, ये बताया गया इसमें। बस अब बात करते हैं अपन तैरने के नियम के बारे में। तो तैरने के नियम की खोज प्राचीन यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज यानी आर्किमिडीज ने की थी दोस्तों। तैरने के नियम को एक और नाम है इसका, तैरने के नियम को प्लावन का नियम भी बोलते हैं, प्लावन का सिद्धांत या नियम भी बोलते हैं। आर्किमिडीज का मानना था कि तरल पदार्थ में डूबी हुई किसी भी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसी का नाम था उत्प्लवन बल कहते हैं। यह बल वस्तु को तैरने में मदद करता है। आर्किमिडीज के मुताबिक अगर कोई वस्तु अपने वजन के बराबर पानी बाहर निकाल लेती है तो वह तैरेगी। तो इसके कुछ सिद्धांत हैं, इसके कुछ नियम हैं, तो मैं कुछ बोल के बता देता हूँ। बस तैरने का सिद्धांत किसी वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है दोस्तों। तैरने का जो सिद्धांत है वो किसी वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी से कम है तो वह तैरेगी, अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी से ज़्यादा है तो वह डूब जाएगी। इसी वजह से कम वजन वाले और ज़्यादा समय तक सांस भरकर रखने वाले लोग अच्छे तैरते हैं। इस नियम ने किसी भी धातु की शुद्धता का पता भी लगाया जा सकता है। किसी की धातु की शुद्धता का पता भी लगाया जा सकता है। मान लो पानी में डाल दिया अपन ने तो उसका घनत्व तो अगर पानी से ज़्यादा तो डूब जाता है, तो उससे पता चलता है अपने को इसका घनत्व कितना है करके, है ना। धातु की शुद्धता का भी पता लगाया जा सकता है। तो आर्किमिडीज, इसका एक एग्जाम्पल आपने देखा सुना होगा,
जैसे अपन बाल्टी को कुएं के अंदर जब डालते हैं तो बाल्टी बिल्कुल हल्की महसूस होती है, जब अपन पानी खींचते हैं तो पानी के अंदर जब बाल्टी रहती है तो बिल्कुल हल्की महसूस होती है। तो वस्तु के ऊपर, इस बाल्टी के ऊपर लगने वाला बल जो होता है उसी का नाम है उत्प्लवन बल कहते हैं दोस्तों, याद रखना है ना। ये आर्किमिडीज, और आर्किमिडीज को गणित का जनक भी कहते हैं, याद रखना है। गणित 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 फादर ऑफ मैथ्स भी कहा जाता है इसको प्राचीन में, है ना। फादर ऑफ मैथ्स कई लोगों को कहा जाता है ना। लेकिन बात यह है इनका भी नाम आता है शुरू में कि इन्होंने सबसे पहले बताया था करके, है ना। अगला बात करेंगे अपन तपायनिक उत्सर्जन। तपायनिक उत्सर्जन तो 18 यहाँ पे आएगा 1883 में थॉमस एडिसन द्वारा तपायनिक उत्सर्जन की खोज की थी। थॉमस एडिसन द्वारा तपायनिक उत्सर्जन की खोज की थी। गर्म होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को तापीय उत्सर्जन कहा जाता है दोस्तों। तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है। तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं? गर्म होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है दोस्तों। और ये थॉमस एल्वा एडिसन ने उसी से उसकी भी खोज की थी, बल्ब की, है ना, बल्ब की। तो प्रथम व्यावसायिक विद्युत बल्ब का आविष्कारक अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने साल 1879 में की थी। साल 1879 में किया था। हालांकि बल्ब बनाने में उनके 1000 बार असफलता मिली थी, 1000 बार फेल हुआ था वो, फिर भी बनाते रहा और एक बार बन ही गया, आविष्कार हो गया। एडिसन ने अपने मूल डिजाइन में सुधार के लिए धातु में फिलामेंट के लिए कई तरह की सामग्री का परीक्षण किया था। फिलामेंट लगाया, कई तरह की सामग्री का परीक्षण किया था। आखिरकार उन्होंने कार्बन फिलामेंट का इस्तेमाल करके बल्ब के लिए पेटेंट करवाया दोस्तों। पेटेंट करवाया यानी पूरी दुनिया को बताया, रजिस्टर्ड करके कि देखो इस तरीके से मैंने बनाया। अब पूरी दुनिया पर उसकी चर्चा हुई और सिद्ध हो गया दोस्तों। हालांकि विद्युत प्रकाश का निर्माण सबसे पहले और कोई दूसरे वैज्ञानिकों ने कर चुका था, किसका? विद्युत प्रकाश का। लेकिन बल्ब का आविष्कार पूछेगा तो इन्हीं का नाम आता है, थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन का आएगा तो बल्ब का, और तापायनिक उत्सर्जन का पूछेगा तो इनका नाम लगाना है। अब बात करते हैं अपन डायोड बल्ब की। डायोड बल्ब का आविष्कार 1904 में। डायोड बल्ब का आविष्कार 1904 में अंग्रेज विद्युत इंजीनियर, अंग्रेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ये सर जॉन, जैसे जॉन है, एम से एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। फ्लेमिंग ने भौतिकी में दाहिने हाथ का नियम का भी प्रतिपादन किया था दोस्तों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये फ्लेमिंग ने एक जो नियम था फिजिक्स में जिसको बोलते हैं दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ के नियम का प्रतिपादन भी किया था। फ्लेमिंग ने दाहिने हाथ का नियम भी दिया था। तो आपने वो नियम पढ़े होंगे, यहाँ से जैसे एक ये हो गया, एक ही उंगली हो गई, दूसरी उंगली ये हो गई और ये उंगली तो मुड़ी हुई, तो ये दाहिना हाथ है, समझ लो अपना, ये दाहिना हाथ है। तो ये जो ऊपर वाला है दोस्तों, ये मोशन को बताता है, मोशन, है ना। ये इधर साइड में जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये करंट, तो इसी को बोलते हैं दाहिने हाथ का नियम। इसने अपनी एक किताब में दिया था, उस किताब का नाम था मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट नाम की किताब लिखी थी फ्लेमिंग ने। उसमें ये नियम दिया था, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट नामक किताब में दिया था दोस्तों। तो ये दो चीज का नाम आता है फ्लेमिंग में, याद रखना है। एक तो डायोड बल्ब का आविष्कार और दूसरा दाहिने हाथ का नियम, याद रखना है। तो अपन बात करते हैं डायोड बल्ब की। तो डायोड बल्ब का आविष्कार 1904 में किसने किया था? सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। फ्लेमिंग ने भौतिकी के दाहिने हाथ के नियम का प्रतिपादन भी किया था। प्रकाश उत्सर्जक डायोड बल्ब का आविष्कार, है ना, आविष्कार निक हेलोनिक ने किया था दोस्तों। उसके बाद निक हेलोनिक ने किया था, कब? 1962 में निक हेलोनिक ने किया था, है ना। जो इलेक्ट्रिक में काम करते हुए उन्होंने पहली एलईडी लाइट बनाई थी जो लाल प्रकाश उत्सर्जित करती थी। एलईडी बल्ब का इस्तेमाल ट्रैफिक लाइट और इलेक्ट्रिक्स में होने लगा दोस्तों। उसके बाद इलेक्ट्रिक्स में होने लगा। तो कभी पूछेगा अपने को डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो फ्लेमिंग ने। उसके बाद कभी पूछता है अपने को कि लाइट उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी, है ना, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो निक होलोनिक, है ना, निक होलोनिक ने किया था। ये याद रखना है 1962 में, इतनी चीजें याद रखना है ना। अब बात करते हैं ट्रायोड बल्ब की। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार ली डे फॉरेस्टस, डॉक्टर डी या डे लिखा है कई जगह ऐसा लिखा हुआ है फॉरेस्ट, है ना, कई जगह फॉरेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ फॉरेस्ट लिखा है,
फॉरेस्टली, फॉरेस्टस नहीं है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है ना, या फो नहीं है, फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट ने किया था। इसने डीप फॉरेस्ट की आर्डियोन ट्यूब भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ट्रायोड बल्ब को आर्डियोन ट्यूब भी कहा जाता है। ट्रायोड का एक इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक निर्वात ट्यूब या वाल्व है जिसमें एक खाली ग्लास आवर्तन पर 3 इलेक्ट्रोड होते हैं दोस्तों। ट्रायोड के बारे में बताऊं मैं आपको, तो ट्रायोड बल्ब के बारे में आपको बताऊं तो इतना ही याद रखो बस, किसने किया था करके, किसने किया था करके याद रखो। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट या फॉरेस्ट ने किया था। कब किया था? 1907 में किया था, इतना याद रखना है। 1907 में किया था, इतना याद रखना है। अब बात करते हैं अपन नाभिकीय रिएक्टर की। नाभिकीय रिएक्टर की खोज इटली अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक है ना, इटली अमेरिका, यानी इटली के भी थे, फिर अमेरिका के निवासी बन गए, तो इटली अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक जिसका नाम था एनरिको फार्मी ने 1942 में उन्होंने शिकागो पाइल 1 को बनाया था दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया था? शिकागो पाइल 1 को बनाया था, जो दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अगर पूछेगा तो उसका नाम था शिकागो पाइल 1 था। इस रिएक्टर को बनाने के लिए फर्मी और उसके साथियों ने शिकागो विश्वविद्यालय के फुटबॉल स्टैंड के नीचे एक गुप्त प्रयोग किया था। फुटबॉल स्टेडियम बोल सकते हैं अपन, या स्टैंड के नीचे एक गुप्त प्रयोग किया था और ये बनाया था दोस्तों, है ना, नाभिकीय रिएक्टर। तो अब बात करते हैं अपन, अपने को ये तो पता चल गया कि विश्व का पहला कौन सा था, उसका नाम था शिकागो पाइल 1। लेकिन भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जिसका नाम था अप्सरा था, जिसका अगस्त 1956 में बनाया गया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, इसका नाम भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था दोस्तों। बॉम्बे के ट्राम्बे में बनाया गया था। अप्सरा एशिया का पुराना अनुसंधान रिएक्टर था। जो अप्सरा था एशिया का पुराना अनुसंधान रिएक्टर था, उसे 2009 में सुधार के लिए बंद कर दिया गया, उसके बाद उसमें और रिसर्च करने के लिए, है ना। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम थोरियम और यूरेनियम के किसी अन्य समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है, इतना याद रखना है बस। नेक्स्ट बात करेंगे विद्युत अपघटन के नियम। तो विद्युत अपघटन के नियम की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने की थी। उन्होंने इस नियम का वर्णन यहाँ पे लिखा नियम बताया था 1833 में किया था। यह नियम रासायन विज्ञान के विद्युत अपघटनी प्रभावों के परिणाम को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत अपघटनी सीमा पर करंट से पैदा होने वाली रासायनिक बदलाव की मात्रा इस्तेमाल की गई बिजली की मात्रा के समानुपातिक होती है दोस्तों। अलग अलग पदार्थों में समान मात्रा में विद्युत से पैदा होने वाली रासायनिक बदलाव की मात्रा उनकी समतुल्य भार के समानुपातिक होती है। तो विद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी, याद रखना है। में आ गया विद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने की थी पूछेगा तो माइकल फैराडे, अंग्रेज वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1833 में की थी। नेक्स्ट बेतार का तार किसने की थी दोस्तों? बेतार का मतलब है, यहाँ पे बेतार का मतलब है वायरलेस का मतलब बिना किसी तार के सूचना संकेतों के स्थानांतरण से स्थानांतरण से बेतार का तार का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी, है ना, क्या नाम है? मार्कोनी ने 1901 में किया था दोस्तों। मार्कोनी ने 1901 में किया था। सूचना प्रौद्योगिकी के आने से पहले बेतार का अर्थ रेडियो माना जाता था। आजकल बेतार का उपयोग कई जगह पे होता है, जैसे कई अभिप्राय हो सकते हैं, कई चीज में हो रहा है। जैसे कि बात करें अपन काय में हो रहा है, तो कॉर्डलेस में होता है दोस्तों, कॉर्डलेस में होता है, वायरलेस लेन में होता है। इसके अलावा सेलुलर
फोन, सेलुलर फोन का मतलब सेल फोन होता है, मोबाइल है ना। तीसरा वायरलेस टेलीग्राफी, वायरलेस टेलीग्राफी में भी होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा वायरलेस की खोज किसने करी, तो मार्कोनी ने करी थी 1901 में, याद रखना है। इस तरीके से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैंने सारी चीजें कुछ एक्स्ट्रा जो मुझे लगी बताने की कोशिश की हूँ। बाकी तो आप लोग फिजिक्स तो पूरा पढ़े लिए हैं दोस्तों उधर साइड, तो फिजिक्स सारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की इसको भी डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी चीजें, लेकिन वनडे एग्जाम में आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा नहीं लगा तो मत करना। बाय।